स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को सबको? यस सर। यस सर। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो हम जो पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली कैसे कैसे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्सेस का सीधे सीधे मतलब है कि फोर्सेस ऑन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितने भी फोर्स लग सकते हैं उनको बोल सकते हैं हम मैग्नेटिक फोर्सेस। नाउ मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी पर्टिकुलर फोर्स की अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। तो उसको हम तीन पार्ट्स में बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, मतलब एक चार्ज, एक पार्टिकल यानी एक कोई भी एटम, कुछ भी बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल जिसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, तो वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मतलब उसके पास अगर कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। ठीक है, दूसरा केस है हमारा, अगर एक करंट एलिमेंट है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना चार्ज लगेगा, दैट इज द सेकंड केस। एंड थर्ड केस इज फोर्स ड्यू टू लूप। ठीक है, या फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स। अगर मेरे पास एक से ज्यादा करंट एलिमेंट है तो उनके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन या फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट। ठीक है, ये तीन केस हम लोग आज करेंगे वन बाय वन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, है ना, और मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, सपोज एक चार्ज जिसका एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है क्यू, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स निकालूंगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता था। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या होता था, F इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एंड F इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। नाउ अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टैटिक चार्ज पर नहीं लगेगी, वो किस पे लगेगी, वो हमेशा लगेगी मूवेबल चार्ज पे, एक जिसका एक चार्ज जो मूव कर रहा हो, है ना। तो उसके ऊपर मैं एक मैग्नेटिक फोर्स लगाऊंगा, है ना। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं एफ एम से, और एफ एम की वैल्यू क्या होती है, एफ एम की वैल्यू होती है क्यू, यानी वो चार्ज जो पार्टिकल जिस पार्टिकल का चार्ज क्यू है, ठीक है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करता है इन या ऑन अ मूवेबल चार्ज या मूविंग चार्ज। तो ये जो फोर्स है, दिस इज ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, अगर स्टैटिक चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज है तो कोई करंट, कोई अगर स्टेशनरी चार्ज है तो कोई भी करंट नहीं हो रही है उसकी वजह से, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है उसकी वजह से, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, खास तौर से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब ध्यान से देखो आप, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये क्रॉस प्रोडक्ट से दी जाती है, v क्रॉस p, है ना। और लॉजिकली अगर मैं बोलूं कि v की डायरेक्शन ये है, सपोज ये v की डायरेक्शन है, वेलोसिटी यानी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है ना, b मेरी इधर लग रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, b की डायरेक्शन इधर है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा एफ एम होगा, दैट इज q इंटू वी क्रॉस बी, ये इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब दिस विल बी दी एफ एम। ठीक है, किसी भी
रूल से, फ्लेमिंग रूल से वी कैन कैलकुलेट कि अगर मेरी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में लग रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, दैट इज गिवन बाय दिस v क्रॉस b। इस v की मल्टीप्लाई करो, है ना, v की मल्टीप्लाई करो, v की डायरेक्शन में फिंगर रखो, है ना, और b की तरफ अपने फिंगर को बेंड करो, तो जो थंब है राइट हैंड का वो आपको क्या देगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, दैट इज एफ एम। तो आप देख सकते हो अगर ये मेरा y डायरेक्शन में है, ये मेरा x z डायरेक्शन में है b, तो मेरा एफ एम कितना आ जाएगा, एफ एम एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलता हूँ कि v इज इन दी x डायरेक्शन, ठीक है, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट b in the y direction, then automatically this fm will come in the z direction. So it is simply x cross y equals to z। v क्रॉस b की डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। और अगर मैं ये बोलूं आपसे कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो टोटल फोर्स क्या लगेगा, टोटल फोर्स क्या लगेगा, सिंपली वी कैन कैलकुलेट द टोटल फोर्स बाय एडिंग दीज टू फोर्सेस, दैट इज एफ ई, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, दैट इज q। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये टोटल फोर्स निकालने के लिए आई कैन कैलकुलेट, आई कैन ऐड बेसिकली द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स, एंड आई कैन कैलकुलेट द टोटल फोर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q यस सर। कॉमन ले लिया मैंने, है ना, Q कॉमन ले लिया, इसको लिख सकते हैं E प्लस V क्रॉस B। ठीक है ना, और ये मेरा जो इक्वेशन है टोटल फोर्स की, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। ठीक है बच्चों, लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, तो इसको हम लॉरेंस फोर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट केस क्लियर है? यस सर। Now we'll discuss the यस सर। second case in which we discuss the force on current element, है ना। तो फोर्स ऑन करंट एलिमेंट को हम देखते हैं, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट को स्टडी करेंगे हम, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 है मेरा फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर बेसिकली कैसे फोर्स लगेगा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अब एक जो हमने क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ डिफाइन करा था, है ना, J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो वहीं पर मैंने एक कंडीशन डिराइव करी थी, J इक्वल्स टू रो वी टाइम्स V। ध्यान आ रहा है किसी को? रो वी इंटू वेलोसिटी, ये J आया था, और इसी से मैंने रो वी की वैल्यू आइडेंटिफाई करी थी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा म्यू J, है ना। तो वहां से मैंने क्या निकाला था, वहां से मैंने J इक्वल टू सिग्मा E डिराइव करा था, सिग्मा को इन टर्म्स ऑफ रो। ठीक है, इसको मैं बोलता था ये मेरा ओम्स लॉ था, है ना। बट ये डिराइव कहाँ से हुई थी, ये डिराइव यहीं से हुई थी। ठीक है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ आपसे केवल। ठीक है, इस इक्वेशन में J इक्वल्स टू रो वी टाइम्स V था। ठीक, मुझे, मेरे पास तीन टाइप के करंट एलिमेंट हो सकते हैं, एक IDL, एक KDS, एक JDV। ये तीन टाइप के करंट एलिमेंट हो सकते हैं जहां पर वेक्टर L में है, K में है और J में है, और मैं इन तीनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ये तीनों मेरे एक ही डायरेक्शन, एक ही इक्वल हो सकते हैं, है ना। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो आइडियल कैन बी इक्वेटेड एज KDS अगर वो शीट करंट है, और अगर वो वॉल्यूम करंट है देन इट कैन बी इक्वेटेड एज JDV। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं केवल और केवल आइडियल वाला एक्सप्रेशन देखो, ठीक है, तो आइडियल, है ना, आइडियल, तो ये क्या है, बेसिकली करंट एलिमेंट है, डिफरेंशियल लेंथ है। ठीक है ना,
जब करंट एलिमेंट है तो क्या मैं करंट एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाल रहे हैं उसको शीट करंट या वॉल्यूम करंट से इक्वेट कर सकता हूं? ऑब्वियसली इस इक्वेशन से ये तीनों बराबर हैं क्योंकि, तो हम इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब आप मुझे बताओ जे यहाँ पे किस में आ रहा है इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में जे कहाँ आ रहा है? जे आ रहा है इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जे की वैल्यू क्या रख दूं, रो वी टाइम्स वी वेक्टर डीवी रख दूं, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस आई डी एल, मैं लेफ्ट साइड ऐसी रहने देता हूँ, आई डी एल वेक्टर, और ये किसके बराबर हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ और इस वाले को यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जे दैट इज रो वी वी वेक्टर इंटू डी वी, ठीक है। और रो वी डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं, है ना, रो वी डीवी वी वेक्टर, यहाँ पर रो वी और डीवी तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है और ये वी जो है मेरा ये वेलोसिटी है, ठीक है। रो वी इंटू डीवी क्या लिख सकता हूं मैं इसे, मैं लिख सकता हूं डिफरेंशियल चार्ज। अगर इंटीग्रेशन होता तो क्यू हो जाता, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है तो डी क्यू हो जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज डी क्यू टाइम्स वी वेक्टर। तो आइडियल इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडियल इक्वल्स टू आ गया डी क्यू टाइम्स वी वेक्टर, ठीक है। आई डी एल वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू वी वेक्टर। अब आप मुझे बताओ आई, इस वाले आई को क्या मैं लिख सकता हूं, डी क्यू बाई डी टी, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा इसको डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू डी क्यू वी वेक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं इसको, अगर मैं डी क्यू को ऐसे ही रहने दूं और डी एल डिवाइड बाई डी टी ले लूं, है ना। देखो मैं इस डी क्यू बाई डी टी को, ये तो डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ना लेकर के डिफरेंशियल लेंथ के रेस्पेक्ट में ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी इक्वेटेड एज डी क्यू, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि इधर डी क्यू है तो डी क्यू से डी क्यू काट दूंगा, ठीक है, डी एल वेक्टर डिवाइड बाई डी टी वेक्टर, मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज दिस, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी डी क्यू इंटू वी वेक्टर, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं? ऑब्वियसली यस। कैसे? क्योंकि देखो ये तो डी क्यू ही है ना, डी क्यू इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, ये है लेंथ पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब वेलोसिटी, ठीक है। यानी डीएल बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधे सीधे वेलोसिटी भी लिख सकता हूं। यानी ये लॉजिकली, चाहे मैं ये पोर्शन लेता हूं, है ना, ये पोर्शन लेता हूं, वो ऑटोमेटिकली इस आर एच एस के बराबर हो जाएगा, दैट इज सिंपली डी क्यू इंटू वी, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं इस करंट एलिमेंट पे, तो इस करंट एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, सिंपल हमने देखा Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना। अभी हमने देखा एफ एम, हमने क्या निकाला था, एफ एम निकाला था हमने Q इंटू वी क्रॉस बी, लेकिन यहां पर Q चार्ज नहीं है, ठीक है। तो Q इंटू वी को मैं क्या आईडीएल लिख सकता हूं, देखो इस चीज को क्या मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, अभी हमने यही तो डिराइव करा कि आइडियल इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू टाइम्स वी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्यू है, डिफरेंशियल एलिमेंट पर क्यू है, मतलब फोर्स है, तो हम उसको डी क्यू कर लेंगे, और डी क्यू इंटू वी वैक्टर, डी क्यू इंटू वी वैक्टर को आई कैन राइट इट एज आई डी एल, है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, एफ एम मेरा कितना आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आइडियल एक करंट एलिमेंट, सिंपल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। और यही मेरा सेकंड केस का
एक्सप्रेशन होगा फोर्स ऑन अ करंट लूप, करंट एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? ये डिफरेंशियल करंट है, डिफरेंशियल फोर्स है ना? तो डिफरेंशियल फोर्स को अगर मैं अलोंग द लाइन इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे फोर्स मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डिफरेंशियल फोर्स की बात करी थी, डी क्यू, है ना, DFM। तो ऑटोमेटिकली मुझे डिफरेंशियल फोर्स नहीं निकालना है, मुझे कंप्लीट फोर्स निकालना है। दैट विल सिंपली आई DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आइडियल अगर मेरे पास करंट एलिमेंट है तो, है ना, अगर मेरे पास करंट एलिमेंट है तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि FM जो था वो मेरा किसके बराबर था? आई DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर था। अगर मेरे पास करंट एलिमेंट होता क्या? अगर मेरे पास करंट एलिमेंट होता ये शीट, तो मैं क्या करता? आइडियल को रिप्लेस कर देता KDS के साथ, है ना, सिंपली इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन। यहाँ पर इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस, क्या? KDS, K वेक्टर DS क्रॉस B। या अगर वॉल्यूम होता, वॉल्यूम करंट डेंसिटी होती, तो मैं वॉल्यूम के अलावा इंटीग्रेट कर देता किसको? JdV क्रॉस B। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस मेरे डिफरेंशियल करंट एलिमेंट की वजह से, या शीट करंट की वजह से, या वॉल्यूम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B की प्रेजेंस में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है ना? और इस एक्सप्रेशन से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे B निकालनी है ना, इसको देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मेरे पास सिंपल I इंटू एल इंटू बी होता, अगर आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हो BIL साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन, तो वो यहीं से आता है। DL क्रॉस B, DL और B के बीच में साइन थीटा एंगल अगर है, थीटा अगर बन रहा है, तो उसका साइन अगर हम ले लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा FM का। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं बोलूं सपोज कि साइन थीटा मेरा 1 है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दिस F डिवाइड बाई I इंटू एल, है ना, इक्वल्स टू क्या होगा? मेरा B हो जाएगा। यानी अगर मैं B को डिफाइन करना चाहूं, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, B को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट करंट एलिमेंट। दिस इज फोर्स पर यूनिट करंट एलिमेंट, ठीक है? दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब केस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट, है ना, फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट। अब मेरे पास दो करंट एलिमेंट रखे हुए हैं और उन दोनों की वजह से मुझे फोर्स निकालना है ना? तो फोर्स उन दोनों करंट एलिमेंट की वजह से क्या होगा? ये मेरा तीसरा केस है, ठीक है? कैसे करेंगे? तो देखो, मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास एक करंट एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द करंट एलिमेंट, ठीक है, ये मेरा करंट एलिमेंट है। इसको बोल रहे हैं हम कि ये मेरा फर्स्ट करंट एलिमेंट है, और इस फर्स्ट करंट एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है सपोज I1, ठीक है? ये मेरा दूसरा करंट एलिमेंट है, ठीक है, ये मेरा दूसरा करंट एलिमेंट है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है I2, ठीक। अब चूंकि करंट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली करंट एलिमेंट को किसी लूप की फॉर्म में करंट हो रही होगी, है ना? तो मैं ये बोलता हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ लूप, लूप इसको बना ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि करंट फ्लो हो पाए, ठीक है? और उस करंट को फ्लो कराने के लिए एक बैटरी भी हो सकती है जहां से मैं अपनी करंट को फ्लो करा रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ऑटोमेटिकली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दे रखी है। दे क्या रखा है फिर? दे रखा है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस पर फोर्स लगेगा, और इस करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट 2 की वजह से
एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट एलिमेंट 1 पर फोर्स लगेगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे हम अलोंग 2, मतलब एलिमेंट। देखो, करंट एलिमेंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में लूप 2 पर, करंट एलिमेंट 2 पर फोर्स लगेगा। सिमिलरली करंट एलिमेंट 2 की वजह से करंट एलिमेंट 1 पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और करंट एलिमेंट 1 पर उसकी वजह से, इस वाले लूप के फील्ड की वजह से करंट एलिमेंट 1 पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मैंने एक इंक्रीमेंटल करंट एलिमेंट मान लिया ये, और इसको मैंने बोला I1dl1। ठीक है, करंट एलिमेंट 2 मान लिया मैंने यहाँ पे, और ये बोला मैंने I2dl2, है ना। करंट I2 है और डिफरेंशियल लेंथ इतनी दे रखी है मैंने। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज फॉर एग्जाम्पल r। ठीक है, अब इस r को मैं बोल रहा हूं कि ये इन दोनों करंट एलिमेंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस एलिमेंट 1 की वजह से 2 पर जो फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, या 2 की वजह से 1 पर जो फोर्स लगेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम एक चीज देख सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स IDL1 एंड IDL2, यानी इस एलिमेंट, इतने एलिमेंट की वजह से जो करंट फोर्स लग रहा है और इस एलिमेंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मुझे वो निकालना है, इन दोनों की वजह से निकालना है। फिर मैं उसको ओवर द लाइन पूरे इंटीग्रेट कर दूंगा L1 और L2 के लिए, तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको आइडियल क्रॉस बी से फोर्स निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ से फील्ड निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंपल IDL क्रॉस AR डिवाइड बाई 4πr², ये होता है H। और अगर मैं इसकी म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा क्या, B, है ना। और अगर मेरा ये B आ गया तो मैं क्या करूंगा, IDL क्रॉस B से क्या निकाल लूंगा, फोर्स निकाल लूंगा। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल, कुछ नहीं करना हमें ज्यादा। ठीक है, देखो, अगर मैं फोर्स निकालूं, ठीक है, सॉरी, फील्ड निकालूं, तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे करना क्या है, मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ 1 पे या 2 पे। ठीक है, तो पहले केस में कुछ भी कर सकते हैं हम। मैं इस वाले केस में क्या कर दे रहा हूँ, इस वाले केस में मैं निकाल रहा हूँ फोर्स ऑन एलिमेंट I1dl1। ठीक है, मतलब पहले एलिमेंट पर मुझे फोर्स निकालना है। अब अगर पहले एलिमेंट पर फोर्स निकालना है तो फील्ड किसकी वजह से होगी, फील्ड होगी दूसरे एलिमेंट की वजह से, है ना। अगर मुझे कहा जाए कि आपको इस एलिमेंट पर फोर्स निकालना है, इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है, इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है, तो फील्ड किसकी वजह से होगी, फील्ड होगी इसकी वजह से, बी होगा इसकी वजह से। ठीक है, अगर मैं फोर्स इस पर निकाल रहा हूं, है ना, तो फील्ड किसकी वजह से होगी, फील्ड इसकी वजह से तो होगी नहीं। अपने अपने एलिमेंट, अपने करंट की वजह से कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता, नहीं महसूस कर सकता, दूसरे की वजह से ही होगा। ठीक है ना, तो वो दूसरा क्या है, दूसरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट 2, तो उसकी वजह से ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर मैं B2 निकालूंगा। ठीक है, और फोर्स निकालूंगा तो उस फोर्स को बोलूंगा F1, क्योंकि फोर्स निकाल रहा हूँ F1 पे, मतलब फोर्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट पे, B2 मतलब सेकंड एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपको F1 निकालना है ना, यहाँ पे F1, तो F1 क्या होगा, F1 होगा I1dl1 क्रॉस B2। ठीक है ना, I1dl1 क्रॉस B2। और मुझे यहां पर क्या निकालना है, यहां निकालना है मुझे B2 मतलब H2, मतलब ये। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर I1dl1 आएगा क्या, नहीं, I2dl2 आएगा। क्यों आएगा I2dl2, क्योंकि करंट एलिमेंट 2 की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो करंट एलिमेंट 2 के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे। तो I2 इंटू DL2 क्रॉस AR वेक्टर डिवाइड बाई 4πr²। ठीक है, अब अगर आपको इसको और सिंपल करना है और सिंप्लीफाई करना है और अप टू द मार्क स्पेसिफिकली
कि कौन से एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालने हैं, कौन से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालना है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर को भी डिस्टेंस को भी हम सिंपल क्या बोलते हैं कि वो वेक्टर 2 से 1 की तरफ होगा या 1 से 2 की तरफ होगा, या डिस्टेंस 2 से 1 की तरफ होगी या 1 से 2 की तरफ होगी, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है दैट इज फ्रॉम 2 to 1 एंड दैट r इज ऑल्सो फ्रॉम 2 to 1। सो इस r को मैं क्या बोलूंगा, r to 1 बोलूंगा, और इस डायरेक्शन में ही मेरा 2 से 1 की डायरेक्शन में, यानी ये वाली डायरेक्शन मेरी क्या आएगी, ये वाली डायरेक्शन मेरी फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए मैं इस वाले बी को, इस वाले B2 को, यानी ये वाला B2 इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा मेरा, F1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर मैं किसके अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसके अलोंग इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पर उस करंट के अलोंग इंटीग्रेट करता हूँ, यानी यहाँ पर जो आएगा वो आएगा L1, और यहाँ पर जो आएगा इसको भी इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट करो क्योंकि अलोंग द लूप है ना। और यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर DL2 यानी L2 आएगा। तो मैं इसको अलोंग द लाइन L1 अलोंग द लाइन L2 इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले हम ये नहीं करते, अभी हम एक चीज कर लेते हैं कि मेरा जो F1 है वो क्या आएगा, वो आएगा पहले इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन L1, ठीक है, I1 DL1 ऐसे ही रहेगा। अब मैं यहां पर लाऊंगा B2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ म्यू I2 DL2 क्रॉस AR21 कैप डिवाइड बाय 4 पाई R21 स्क्वायर। ठीक है, ये करूंगा, और ये किसके अलोंग है, दिस इज अलोंग दी L2। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लूप लिए है ना, ये दोनों लूप लिए हैं मैंने, करंट लूप, तो ये भी करंट लूप है और ये वाला भी करंट लूप है, ऑटोमेटिकली मैं इसको यहाँ पर L1 और L2 दोनों लूप के फॉर्म में लिख सकता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो ये मेरा म्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, हाँ या जल्दी बोलो। यस सर। I2 कांस्टेंट है, I1 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले ले रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और फिर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा अलोंग द लाइन अलोंग द लूप L1 अलोंग द लूप L2, किसका, मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा DL1 पहला वाला क्रॉस विद DL2 क्रॉस विद AR21 कैप। ठीक है, ये वेक्टर क्रॉस विद, ध्यान से देखो आइडियल क्रॉस AR माना था ना मैंने, ऐसे ये वाला वेक्टर, तो मैं इसको एक वेक्टर मान करके आई मैंने कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, और इंटीग्रेट कर दूंगा डिवाइड बाई दिस विल बी R21 स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा फोर्स ऑन करंट एलिमेंट 1 ड्यू टू दी फील्ड ऑफ दी करंट एलिमेंट 2, करंट एलिमेंट 2 की वजह से करंट एलिमेंट 1 पर लगने वाला फोर्स मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? यस सर। आसान है? यस सर। तो अब मैंने जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया था, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप अब आसानी से कर सकते हो, है ना। मैंने आपसे फोर्स पूछा था, तो उसमें करंट एलिमेंट अगर आपको गिवन है, तो उस करंट एलिमेंट की वजह से करंट एलिमेंट दूसरे करंट एलिमेंट पर फोर्स लगेगा, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, उस करंट एलिमेंट की वजह से जिस करंट एलिमेंट पर फोर्स निकालना है उसको कैलकुलेट कर लूंगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा, बी को कैलकुलेट कर लूंगा, और फिर उस बी को कैलकुलेट करने के बाद मैं सिंपल ये वाला एक्सप्रेशन लगा दूंगा। ठीक है, अगर मुझे फोर्स निकालना होता 2 पे,
है ना। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, अगर मुझे फोर्स निकालना होता 2 पे, यानी F2 मुझे अगर आइडेंटिफाई करना होता तो कैसे करते? तो मुझे दो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती, एक बी और एक एफ, है ना। अब सबसे पहले बी हम कैलकुलेट करेंगे। बी किस पर कैलकुलेट करेंगे हम? विल कैलकुलेट बी ऑन ऑन 1. 1, बी ड्यू टू 1। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है म्यू H1। ठीक है, और ये हमने बायो सेवर्ट लॉ से क्या करा था? सिंपल आई डी एल क्रॉस ए आर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, चूंकि बी 1 है ना, यानी आई 1 डी एल 1 होगा, और ये होगा आर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, और अलोंग द लूप 1। देखो, जो मैंने पहला वाला बी लिखा था वहां पर लिखा था B2, और B2 में सारे ये वाले वैल्यू कितनी थी? 2 2 2 1 2 1। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 1 1 2 1 2 L1, और वहां पर क्या था? L2। तो वो पूरे ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे फोर्स निकालना है लूप 2 पे। किसकी वजह से? फर्स्ट लूप की वजह से। तो मैं B1 निकालूंगा, और B1 के बाद मैं F2 निकालूंगा। तो F2 कितना हो जाएगा? F2 विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, फोर्स मुझे निकालना है 2 पे, यानी यहां पर ये आ जाएगा I2DL2। जिस लूप पर फोर्स निकालना होता है उसके करंट एलिमेंट्स मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ B1, क्योंकि फील्ड मेरी किसकी वजह से है? फील्ड मेरी 1 की वजह से है। अलोंग द लाइन मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये DL2 है, मतलब लूप 2 के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन फॉर दिस विल बी म्यू I1 I2, देखो बाकी सब सेम है, डिवाइड बाई 4 पाई भी सेम है ना। सबसे पहले मैं L1 और L2 दो इंटीग्रेशन करूंगा, दो लूप के अगेंस्ट। और अब मुझे यहां पर क्या करना है? मुझे करना है DL2 क्रॉस कितना? जल्दी बोलो। DL1 DL1 क्रॉस क्रॉस AR1 AR2 2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर। तो ये मेरा फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लूप 2 पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू लूप 1। फील्ड 1 की वजह से अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो वो निकलेगा फोर्स सेकंड लूप पर निकलेगा। ये मेरा लूप करंट लूप की वजह से फील्ड आ गई। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर. आसान है? टफ तो नहीं यस है? सर. ठीक है, आपको लूप की डायमेंशन गिवन होंगी कि आपको कितने सेंटीमीटर का, कितने मिलीमीटर का, कितने किलोमीटर का लूप दे रखा है। करंट की वैल्यू गिवन होगी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन होगी, एंड यू कैन कैलकुलेट द परपेंडिकुलर वेक्टर, द AR12 और AR21, और फिर आप इन सबको अलोंग द लाइन इंटीग्रेट करते चले जाओ, यू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फोर्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, वो है हमारा मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट। तो उसको और हम स्टडी कर लेते हैं, एंड देन वील फिनिश द टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक टॉर्क एंड मोमेंट। अब आप लोगों ने सुन रखा होगा मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, और उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सुना है कि कभी कि मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है या मोमेंट क्या होता है? देखो, टॉर्क आपने यूज भी करा होगा, आप 11th-12th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है उसमें यूज करा होगा आपने। मैकेनिकल मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं टॉर्क को। ठीक है, और अगर ये लूप पर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा? बेसिकली दिस इज बेसिकली दी, अगर उस लूप की जो भी आर्म है वो मल्टीप्लाई विद द फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, आर क्रॉस एफ। तो अगर मैं मैग्नेटिक टॉर्क को डिफाइन करूं तो टॉर्क बेसिकली मेरा क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट आर्म, दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, क्रॉस द फोर्स ऑन द लूप, दैट इज द टी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। और ये मेरा क्या है?
दिस इज टॉर्क, दिस इज फोर्स। ठीक है, इसको हम मेंशन करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखो तो ये आर क्या है, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में। मतलब अगर मैं एलटीआई सिस्टम की बात करूं तो सॉरी, अगर मैं एमके सिस्टम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में डिस्टेंस, और फोर्स होता है मेरा न्यूटन में। तो वी कैन हैव द यूनिट दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर में आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आपको एक सिंपल सा केस एज्यूम करना है। ठीक है, और सिंपल से केस में आपको ये देखना है कि एक लूप मेरा बी, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है। ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैंने एक ये z एक्सिस ले ली। ठीक है, इधर पॉजिटिव। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग मैं अपने लूप को रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, और लूप जो है मेरा वो है ये। ठीक है, द लूप इज दिस। अगर आपको इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना है कि ये है क्या, बेसिकली कैसे क्या है, कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लूप है। तो मैं बोल सकता हूँ इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। तो सपोज वो करंट की डायरेक्शन इधर है, तो ऑब्वियसली इसमें इधर की तरफ होगी, इसमें इधर की तरफ होगी, और इसमें इधर की तरफ होगी। अगर इस चीज को, इसको मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहां से मैं अपने लूप को रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जब भी हम मोटर जनरेटर की बात करते हैं तो वहां पर टॉर्क का और मोमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल आता है। तो वो समझने के लिए, ठीक है, हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैंने एज्यूम करा कि इसकी जो लेंथ है वो है एल अलोंग द एक्सिस, और अगेंस्ट द एक्सिस इसकी जो विड्थ है दैट इज डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो चूंकि डायरेक्शन बी की इधर है, चूंकि डायरेक्शन बी की है इधर, तो इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है, डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी, है ना। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो फोर्स हो जाएगा जीरो। सेम डायरेक्शन मतलब फोर्स जीरो। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मान लिए, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर F इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर भी F इक्वल टू जीरो बोल सकता हूं मैं। यानी अब केवल दो जगह फोर्स लग सकता है, एक इस पे और एक इस पे। ठीक है, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, ब्लू से कर लेते हैं। ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है ऊपर की तरफ, अगेंस्ट दिस। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है इस वाली साइड पर वो है नीचे की तरफ। यानी अगर ये दो फोर्स और बीच में अगर मैं बोलूं कि इन दोनों की डिस्टेंस है r, ठीक है, तो ये वाला फोर्स सपोज F है और ये वाला सपोज फोर्स है F, मतलब ये माइनस F हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स एक क्या बनाएंगे, फोर्स का पेयर बनाएंगे। और उस फोर्स के पेयर को समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बेसिकली इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है, तो अल्टीमेटली ये लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में समझना चाहूं तो ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, मैं उस फोर्स को, अब देखो इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, इन दोनों फोर्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, डब्ल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डब्ल्यू से ही ये दोनों साइड्स मैक्सिमम सेपरेटेड है। तो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है जब ये कुछ ऐसे हो, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और मिनिमम लग सकता है जब ये दोनों यहां से मतलब पूरा एक्सपेंडेड हो यहां से लेकर के यहां तक, है ना। तो मुझे इजी चीज को समझना है, बस इसी चीज को समझना है। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं कि इस ये जो है ये जो साइड है, अगर ये साइड मेरी इस नॉर्मल से अल्फा एंगल बना रही है, ये मेरा नॉर्मल है इस साइड के,
इस साइड से मतलब सीधे सीधे उस पूरा लूप की वजह से जो सरफेस एरिया बन रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो एंगल है मेरा अल्फा। ये वाला एंगल है मेरा सपोज अल्फा। ठीक है, ये मेरा F0 है, F है सॉरी, और इधर भी मेरा F है, ऊपर F नीचे F, दोनों तरफ F लग रहा है। तो ये बेसिकली मेरा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा T है वो कितना हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, T के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो T का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? T का मैग्नीट्यूड होगा मॉड F, R क्रॉस F था ना, तो R इंटू F इंटू एंगल बिटवीन दीज टू, है ना, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया F इंटू R कितना था डिस्टेंस उन दोनों के बीच की? W। ठीक है, ये हो गया W, और उन दोनों के बीच का एंगल का साइन अल्फा, तो सीधे सीधे T इंटू W इंटू साइन अल्फा, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन अ गिवन लूप। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। F को लिख सकते हैं हम क्या? I इंटू L इंटू बी, मैग्नीट्यूड इंटू W इंटू साइन अल्फा। I मतलब करंट एलिमेंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी, देखो I ऐसे ले लो, B ऐसे ले लो, और L इंटू W को एक साथ ले लो, और L इंटू W को एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरफेस एरिया S इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं BIS साइन अल्फा। ठीक है, BIS साइन अल्फा, और यहाँ पर हम M यानी मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं M को। ठीक है, यहाँ पर M को डिफाइन करते हैं, और वो क्या होता है? वो होता है I इंटू S इंटू AN कैप। AN कैप ये वाला वेक्टर था जो मैंने इस लूप के परपेंडिकुलर, इस दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लिया था। ठीक है, वो हो गया मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको I इंटू एस AN कैप को लिख लूँ तो मैं सीधे सीधे T को लिख सकता हूँ क्या? T को लिख सकता हूँ देन दिस इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, मेरा वेक्टर है। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो गया? मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड M क्रॉस B, दैट इज मैग्नेटिक टॉर्क। और मोमेंट कितना था? मोमेंट था मेरा I इंटू एस इंटू AN कैप। I सपोज अगर मेरे को एक करंट लूप का निकालना हो, है ना, तो सपोज ये सर्कुलर रिंग है ना, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। I मुझे पता होगा, इसका एरिया मुझे मैं निकाल लूंगा क्योंकि मुझे इसकी रेडियस पता होगी, है ना। तो I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू AN कैप ऊपर की तरफ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और ये मैग्नेटिक मोमेंट मैं यहाँ पर रख दूंगा और उसकी B से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। तो ये आपको असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बताओ। यस सर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस और मैग्नेटाइजेशन इन मटेरियल्स। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा यूजफुल है आगे चल करके। ठीक है,